हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर कवर कर रहे हैं और ये सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने पृथ्वी में लगने वाले बल और कौन कौन से बल हैं उनके बारे में चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप यानी वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो की बात करें। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक छिद्र या निकास होता है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी एक छिद्र या निकास होता है, यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। इससे मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा है, वो बाहर निकलता है और फैलता है। मैग्मा के साथ साथ यहाँ पर धूल कण, वाष्प भी निकलते हैं, राख भी निकलते हैं, और ये वायुमंडल में फैल जाते हैं। राख, धूल कण, वाष्प और मैग्मा जो होता है वो आसपास में फैलता है। ज्वालामुखी के मुख पर बने वृत्ताकार गर्त को वीवर या फिर क्रेटर कहा जाता है। तो ये सवाल कई बार आता है कि क्रेटर किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ज्वालामुखी के जो मुख पर एक गर्त बनता है, इसको क्रेटर या फिर गर्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि जो मैग्मा चैम्बर है, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के यहाँ क्रस्ट से होकर ऊपर बाहर निकलता है और दोनों तरफ फैलता जाता है। और फैलने के बाद जब मैग्मा ठंडा होता है तो इसको हम लोग लावा का नाम देते हैं। ठीक है, इसको लावा भी कहा जाता है। तो मैग्मा ठंडा होने के बाद लावा कहलाता है। आप इसको याद रखेंगे। आप इस इमेज में बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैग्मा जब बाहर निकलता है अर्थ सरफेस पे और ये फैलने लगता है। फैलने के बाद ये जमने लगता है। जमने के बाद इस मैग्मा को हम लोग लावा के रूप में जानते हैं। ठीक है, लावा कहा जाता है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है, आंतरिक भाग में होता है, तब कहलाता है। और जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और ये जम जाता है तो इसको हम लोग लावा के रूप में जानते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैग्मा जब ठंडा होने लगता है तो एक पर्वत का रूप ले लेता है। जैसे जैसे ये मैग्मा बाहर जमता जाता है और इसमें परत दर परत जमने के बाद ये एक पर्वत का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप के बारे में देखते हैं तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर अचानक से कंपन होने लगते हैं उसी को हम भूकंप के रूप में जानते हैं। इसमें कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जैसे उद्गम केंद्र, इसको इंग्लिश में फोकस कहा जाता है। फोकस क्या होता है? फोकस जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, यानी कि सबसे पहले जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, उसी को हम लोग भूकंप केंद्र या फिर उद्गम केंद्र यानी कि फोकस बोलते हैं। जैसे इस इमेज में देखेंगे, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो ये फोकस हो गया, उद्गम केंद्र हो गया। नेक्स्ट है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र से निकटतम दूरी को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं वह स्थान जो उद्गम केंद्र यानी फोकस से बिल्कुल पास में होता है, जहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कंपन महसूस किया जाता है। तो हम ऐसा देख सकते हैं, जैसे ये उद्गम केंद्र हो गया इस फिगर में, और यहाँ पे सबसे पास वाला जो स्थान होगा ये एपिसेंटर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाएगा, सबसे पहले फील होगा भूकंप। तो ये एपिसेंटर यानी कि एपिसेंटर भूकंप का वह स्थान होता है जहाँ सबसे पहले सरफेस पे इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, समझते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि फोकस जो होता है वह स्थान होता है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है,
जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तो पृथ्वी के ये अंदर वह स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो ये फोकस हो गया और ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूकंप फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो ये एपिसेंटर या फिर इसको हम लोग हिंदी में अधिकेंद्र, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका अधिकेंद्र हो गया, एपिसेंटर हो गया, क्लियर है। और ये जहाँ सबसे पहले भूकंप उत्पन्न हो रहा है, भूकंप उत्पन्न केंद्र को हम फोकस बोलते हैं या फिर उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप को मापने का जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापी या फिर इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, यानी भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं और यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा भूकंप का जो पैमाना है, जो स्केल है, उसको रिएक्टर स्केल में मापा जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का है। जैसे 1 रिएक्टर स्केल, 2 रिएक्टर स्केल, 3 रिएक्टर स्केल और ऐसे करके 9 रिएक्टर स्केल तक भूकंप को मापा जाता है। जैसे इस स्केल में आप देख रहे होंगे, भूकंप अगर 5 है तो स्मॉल है, 6 है तो मॉडरेट है, अगर 6 से 7 के बीच में हो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, घातक हो सकता है, और 7 से 8 के बीच है तो मेजर है, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है और इससे जान माल की क्षति हो सकती है। और 8 से 9 के बीच में काफ़ी खतरनाक होता है, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है, जान माल और मकानों को काफ़ी हानि पहुंचता है। तो इस प्रकार ये रिएक्टर स्केल है और यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड दिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पैमाना है रिएक्टर स्केल का, तो 1 से 2 जो रिएक्टर स्केल पर हम जाते हैं तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। आप याद रखेंगे, 1 जितनी तीव्रता है उससे 10 गुना भूकंप आएगा तो उसको हम सेकेंड रिएक्टर स्केल या दूसरा रिएक्टर स्केल के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक रिएक्टर स्केल से दूसरे रिएक्टर स्केल की जो तुलना करें हम भूकंप की, तो उससे 10 गुना तीव्र होता है, 10 गुना तेज होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं भुज भूकंप, जो एक विशेष संदर्भ में दिया हुआ है। भुज भूकंप जो 26 जनवरी 2001 को 8:46 पर आया था। भुज स्थान जो है ये गुजरात में है, यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को आया था। इस भूकंप के कारण काफ़ी क्षति हुई थी, काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। इसकी तीव्रता जो थी वो रिएक्टर स्केल पर 6.9 रिएक्टर स्केल पर थी, 6.9 रिएक्टर पैमाने पर था इसका तीव्रता। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये गुजरात यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर सबसे किनारा वाला जो भाग है, यहाँ पे भूकंप का केंद्र था, एपिसेंटर था, जिससे भुज में काफ़ी क्षति हुई थी। अब यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर भूकंप आने के कारण 17,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 17,000 लोग मारे गए और 1,50,000 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 15,70,000 लोग प्रभावित हुए थे इस भूकंप के कारण। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर भूकंप की तीव्रता 6.9 रिएक्टर पैमाने पर है तो इतनी क्षति पहुंच सकती है। तो 7, 8 या 9 आए तो फिर इसकी तीव्रता से क्या क्षति हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, भूकंप क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।